Hello everyone, welcome back to our channel. This video is about the current affairs of 5th and 6th जून. इससे पहले हम लोग 1 से 4 जून तक का जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है उसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. नाउ लेट अस स्टार्ट टुडेज फर्स्ट टॉपिक, क्रिप्टो करेंसीज. आरबीआई गवर्नर मिस्टर शक्तिकांत दास ने क्रिप्टो करेंसी के बारे में एक स्टेटमेंट दिया है कि सेंट्रल बैंक ने डिजिटल करेंसीज को लेकर के अपना नज़रिया नहीं बदला है एंड आरबीआई इज स्टिल कंसर्न अबाउट द वॉलेटाइल नेचर ऑफ दीज इनक्रिप्टेड डिजिटल करेंसीज. तो सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि क्रिप्टो करेंसी है क्या, ये जिस टेक्नोलॉजी को यूज़ करती हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, वो किस तरह से काम करती है, और उसके बाद हम लोग नॉर्मल फिएट करेंसी और क्रिप्टो करेंसी में अंतर को समझेंगे. क्रिप्टो करेंसी में दो पार्ट हैं, क्रिप्टो और करेंसी. सिंपल वर्ड्स में बोलें तो इट इज़ बेसिकली अ डिजिटल करेंसी विच इज़ सिक्योर्ड बाय यूजिंग क्रिप्टोग्राफी. इस सिस्टम में जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उन्हें एक डिस्ट्रीब्यूटेड पब्लिक लेजर में रिकॉर्ड किया जाता है. क्रिप्टो refers to the various encryption and algorithms and cryptographic techniques that safeguard those transactions. क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होती है. ब्लॉकचेन इज़ अ सोफिस्टिकेटेड रिकॉर्ड मेंटेनिंग सिस्टम. मान लीजिए कि हमें अपने पास से 50 बिटकॉइंस आपको ट्रांसफ़र करने हैं, तो सबसे पहले तो ये ट्रांजैक्शन बिटकॉइन यूज़र्स हैं वो वेरीफाई करेंगे और उसके बाद ये ट्रांजैक्शन लेजर में रिकॉर्ड हो जाएगा. इस ट्रांजैक्शन का जो डेटा जनरेट होगा वो एक ब्लॉक बिटकॉइन नेटवर्क से जुड़े हुए हर कंप्यूटर में सेव हो जाएगा. अभी हमने बोला था ना कि क्रिप्टो करेंसी में ट्रांजैक्शन एक डिस्ट्रीब्यूटेड पब्लिक लेजर में रिकॉर्ड होते हैं. तो डिस्ट्रीब्यूटेड पब्लिक लेजर का यही मतलब है कि ट्रांजैक्शन किसी सेंट्रल सर्वर या सेंट्रल कंप्यूटर में सेव ना हो करके जितने भी कंप्यूटर उस नेटवर्क से जुड़े हुए हैं उन सब पे शेयर किया जाएगा. हर एक ट्रांजैक्शन, हर एक ब्लॉक का अपना एक यूनिक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर होता है जिसे चेंज नहीं किया जा सकता. और साथ ही में जो हर नया ब्लॉक जनरेट होता है उसमें पिछले ब्लॉक का ई सिग्नेचर भी रिकॉर्ड रहता है, जिससे ये एक सीरीज में मेंटेन रहता है. ब्लॉकचेन में एक बार जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गया उसे ना तो चेंज किया जा सकता है और ना ही हटाया जा सकता है. इसीलिए ये टेक्नोलॉजी काफ़ी ट्रांसपेरेंट और सिक्योर मानी जाती है. क्रिप्टो करेंसी और नॉर्मल फिएट करेंसी में अंतर को देखते हैं. Fiat currency has a physical form like notes, coins, and it can also be stored in a digital wallet. Cryptocurrencies are purely virtual और digital in nature. इनका कोई भी physical form नहीं होता है. नॉर्मल मनी को केवल गवर्नमेंट इशू कर सकती है या फिर ऐसा बोलें कि इसके जनरेशन पे गवर्नमेंट की मोनोपोली होती है. क्रिप्टो करेंसी का कोई भी इसे जनरेट कर सकता है. टोकन्स आर क्रिएटेड थ्रू माइनिंग प्रोसेस. माइनिंग क्या होती है? कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके कॉइन्स जनरेट किए जाते हैं. ये प्रोसेस जो है वो माइनिंग कहलाता है. फिएट मनी को वैल्यू असाइन करने का काम सेंट्रल बैंक करता है. आपने नोट्स पे देखा होगा, 50 रुपये 100 रुपये के जो नोट्स होते हैं उस पर लिखा रहता है मैं धारक को 100 रुपये देने का वचन देता हूँ और आरबीआई गवर्नर के साइन होते हैं. भारत में जितने भी नोट्स हैं उन पे आरबीआई गवर्नर के साइन होते हैं एक्सेप्ट 1 रुपी नोट. 1 रुपये के नोट पे आरबीआई गवर्नर के साइन नहीं होते हैं. आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना किसके साइन होते हैं. नाउ बैक टू क्रिप्टो करेंसी. क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू उसके यूजर्स डिसाइड करते हैं. द एक्सटेंट ऑफ यूजर्स, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ दैट क्रिप्टो करेंसी, ये सारे फैक्टर्स उसकी वैल्यू डिटरमाइन करते हैं. इसको ऐसे समझो जैसे कि 2000 के नोट अगर छाप रहे हैं तो 2000 के नोट की वैल्यू उतनी ही रहेगी. आरबीआई चाहे 2000 के 10 नोट छापे या 10 लाख नोट छापे, उसकी वैल्यू नहीं चेंज होने वाली, वो पहले से डिसाइडेड है. बट क्रिप्टो करेंसी में क्या है कि अगर 10 टोकन बिटकॉइन के जनरेट हुए और उसके बाद यूज़र्स की जो संख्या है वो घट या बढ़ रही है, तो उस हिसाब से क्रिप्टो करेंसी जो बिटकॉइन है उसकी वैल्यू भी घटती बढ़ती रहती है. नॉर्मल फिएट करेंसी को सेंट्रल बैंक या गवर्नमेंट रेगुलेट कर सकती है. बट क्रिप्टो करेंसी में कोई भी इंटरमीडियरी शामिल नहीं होती है, गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक या इस तरह की कोई भी चीज़. तो इनको रेगुलेट नहीं किया जा सकता है. 2018 में आरबीआई ने एक सर्कुलर जारी किया था जिसमें उसने सभी आरबीआई रेगुलेटेड बैंक्स और एनबीएफसी को क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग से दूर रहने को कहा था. आरबीआई का मानना है कि क्रिप्टो करेंसीज आर हाईली वॉलेटाइल इन नेचर एंड दे आर विदाउट एनी सॉवरेन कैरेक्टर. कोई भी देश उसको बैक नहीं कर रहा है. इसका मतलब दे कैन नॉट बी ट्रस्टेड मच एंड they cannot be regulated in accordance with the international financial standards. Also, the encryption provides anonymity to the users that can encourage the use of cryptocurrency in illegal transaction and tax evasion.
तो क्रिप्टो करेंसीज के बारे में एक ब्रीफ इन्फॉर्मेशन थी ये। आपको कोई भी क्वेश्चन या कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन लिख करके ज़रूर पूछिएगा। आगे बढ़ते हैं। अभी कुछ टाइम पहले फरवरी में म्यांमार की सेना ने वहाँ की जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी उसको हटा दिया और वहाँ के जितने भी मेजर पॉलिटिकल लीडर्स थे उनको अरेस्ट कर दिया। इसके अगेंस्ट में वहाँ पे पब्लिक में काफ़ी प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किए गए थे, जिससे कि वहाँ की मिलिट्री और पब्लिक के बीच में काफ़ी वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट्स भी हुए थे। वहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स ने इंटरनेशनल कम्युनिटी से मदद की अपील की थी, स्पेशली आसियान से, जो वहाँ का एक रीजनल इंटरगवर्नमेंटल ग्रुप है और म्यांमार उसका एक मेंबर है। बट सिंस द क्राइसिस इज स्टिल देयर, द लीडर्स आर लूजिंग फेथ इन आसियान एफर्ट्स। ASEAN stands for Association of Southeast Asian Nation. It is a regional grouping that promotes economic, political and security cooperation among the member states. 1967 में 5 देशों ने बैंकॉक डिक्लेरेशन को साइन करके आसियान बनाया था। वो 5 देश हैं: इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। धीरे धीरे इसमें और भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज शामिल होती गई और करंटली इसके 10 मेंबर्स हैं: ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। आसियान ने फ्री ट्रेड एरिया और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन पे काफ़ी काम किया है, केवल मेंबर कंट्रीज़ के बीच में ही नहीं बल्कि आसियान ब्लॉक और वर्ल्ड की जो बाकी इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं उनके साथ में भी कई इंपॉर्टेंट ट्रेड एग्रीमेंट्स किए गए हैं। इनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है RCEP, जो कि अभी लास्ट ईयर ही साइन हुआ है। ओरिजिनली RCEP यानी कि रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, इसके नेगोशिएशन में 16 देश शामिल थे, 10 आसियान मेंबर्स और उसके अलावा इंडिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ये 16 देश शामिल थे, बट 2019 में भारत RCEP से अलग हो गया। तो जब 2020 में फाइनली ये एग्रीमेंट साइन हुआ है तो ये 15 देशों ने साइन किया। ये आसियान नेशंस हैं, मैप में आप लोग देख रहे हैं। इसमें किस देश मिलती है, कितने सारे आइलैंड्स हैं, एक ही आइलैंड को अगर 2 लोग ऑक्यूपाई कर रहे हैं, 2 कंट्रीज ऑक्यूपाई कर रही हैं, तो उनके बारे में इसमें दिख रहा है। अच्छा, ये जो साउथ ईस्ट एशियन रीजन है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी में साउथ ईस्ट एशिया और मिडिल ईस्ट एंड मेडिटेरेनियन, ये रीजन ऐसे हैं जिन पे कि काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं और इसका रीज़न भी है। ये जियोपॉलिटिकली ये एरियाज जो हैं वो काफ़ी एक्टिव हैं। फॉर एग्जांपल अभी ये साउथ ईस्ट एशिया को ही ले लीजिए, तो यहाँ पे क्या है, साउथ ईस्ट एशिया में साउथ चाइना सी, ये इसमें कोई ना कोई रेशा बनी रहती है, चाहे चाइना से फिलीपींस के बीच में हुआ, चाहे चाइना जापान के बीच में हुआ, यूएस की कोई नेवी शिप इसके बीच में से साउथ चाइना से होकर के निकल जाती है तो यूएस चाइना के बीच में टेंशन बढ़ जाती है। इसके अलावा आसियान में कोई समिट या एग्रीमेंट वगैरह साइन हो रहे होते हैं, या कभी इंडिविजुअल कंट्रीज न्यूज़ में रहती हैं, जैसे कि हाल फिलहाल म्यांमार। मतलब ये कि हर दूसरे तीसरे महीने ये एरिया न्यूज़ में रहता ही रहता है। दूसरा रीजन है यहाँ की जोग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक। ये रीजन पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है। ये जो फिलीपींस से लेकर के इधर वाला हिस्सा है पूरा, ये पूरा पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है। यहाँ पे कई सारे एक्टिव वॉल्केनोज हैं, प्लस यहाँ पे इतने सारे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, स्पेशली इंडोनेशिया, उसके कई सारे आइलैंड्स हैं। इनकी नॉर्थ टू साउथ पोजीशन या ईस्ट टू वेस्ट पोजीशन, इस पे क्वेश्चंस बनते हैं। अभी 2-3 साल पहले ही प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन पूछा था कि अंडमान निकोबार से सबसे पास में पड़ने वाला आइलैंड कौन सा है, ये क्वेश्चन बना था। तो इसके अलावा यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शिपिंग रूट भी है, जो कि मलक्का से होकर के जाता है। मलक्का स्टेट उसका पार्ट है। मलक्का स्टेट मतलब कि मलेशिया और इंडोनेशिया का ये जो सुमात्रा आइलैंड है, इसके बीच की जो वाटर बॉडी है ये मलक्का स्टेट है। दिस इज़ वन ऑफ द बिजिएस्ट शिपिंग राउट इन द वर्ल्ड। पॉइंट इज़ कि ये रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए जब भी इससे रिलेटेड कोई टॉपिक पढ़ना, चाहे वो करंट अफेयर्स का हो, चाहे ज्योग्राफी हो, या इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत में कोई उससे रिलेटेड कोई टॉपिक निकला हो, तो एक बार मैप उठा करके ज़रूर देख लेना, क्योंकि इसमें मैप पे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। एक नई कोविड वैक्सीन आने वाली है, कोर्बीवैक्स। ये भारत में ही बनी हुई वैक्सीन है, जिसका अभी फ़िलहाल फेज़ 3 ट्रायल चल रहा है। अभी तक के रिजल्ट्स इसके काफ़ी प्रॉमिसिंग हैं और उम्मीद है कि जल्दी ही इसे अप्रूवल मिल जाएगा। देखने वाली इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि ये वाली वैक्सीन किस तरीके से बाकी वैक्सीन से अलग है, जो कि ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है। देखो, वैक्सीन बनाने के बेसिकली 3 मेन तरीके होते हैं। पहला, जिसमें कंप्लीट
इस्तेमाल किया जाता है। कंप्लीट वायरस का मतलब वायरस का जेनेटिक मटेरियल प्लस जो स्पाइक प्रोटीन है वो। दूसरा तरीका क्या होता है जिसमें पार्ट ऑफ वायरस इस्तेमाल किया जाता है। अब चाहे वो उसका स्पाइक प्रोटीन हो, चाहे उसका आरएनए यानी कि जेनेटिक सीक्वेंस हो। तो एक तरीका हुआ जिसमें कि पूरा वायरस इस्तेमाल कर रहे हैं, और बाकी दो तरीके हैं जिनमें पार्ट ऑफ द वायरस इस्तेमाल किया जाता है। अब ये जो पहला तरीका है जिसमें कि पूरा वायरस इस्तेमाल किया जाता है, उसमें भी 3 अप्रोचेज़ हैं। पहली अप्रोच में क्या है? इनएक्टिवेटेड वायरस वैक्सीन। इसमें हीट, रेडिएशन या केमिकल रिएक्शन की सहायता से जो वायरस है उसको मार दिया जाता है, और फिर उस डेड वायरस को बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। पोलियो की वैक्सीन इसी तरीके से बनाई जाती है। जो कोविड की कोवैक्सीन बनाई गई है वो इसी तरीके से बनाई गई है। दूसरी अप्रोच है लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन। इसमें वायरस को मारा नहीं जाता, मारने की बजाय उसे वीक कर दिया जाता है, जिससे जब बॉडी में इंजेक्ट करते हैं तो बॉडी को वो बहुत ज़्यादा नुकसान तो नहीं पहुंचाता, लेकिन इनएक्टिवेटेड वायरस की तुलना में ज़्यादा बेहतर इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करता है, क्योंकि वायरस इसमें डेड नहीं है, केवल वीक हुआ है। थर्ड अप्रोच है वायरल वेक्टर वैक्सीन। इसमें जिस वायरस के लिए वैक्सीन बनाई जा रही है उसकी जगह उससे मिलता हुआ एक सेफ वायरस यूज़ करते हैं, जैसे कि ये जो कोविशील्ड वैक्सीन है, इसमें कोविड-19 वायरस की जगह चिंपैंजी एडिनो वायरस का यूज़ किया गया है। एडिनो वायरस को इस तरह से मॉडिफाई किया गया है जिससे कि वो कोविड-19 स्पाइक प्रोटीन को कैरी कर सके, और फिर वो जो मॉडिफाइड वायरस है उसे बॉडी में इंजेक्ट किया जा रहा है। कोर्बेवैक्स वैक्सीन सब यूनिट अप्रोच से बनी हुई है, मतलब कि उसमें पूरा वायरस नहीं इस्तेमाल किया गया है, केवल पार्ट ऑफ स्पेसिफिक पार्ट वायरस का जो है उसको यूज़ किया गया है। इस वैक्सीन में स्पाइक प्रोटीन को यूज़ किया गया है, क्योंकि ये प्रोटीन ही जिम्मेदार होता है वायरस को बॉडी सेल्स में इंटर करने में हेल्प करता है उसको। अगर बॉडी ने इस स्पाइक प्रोटीन के अगेंस्ट इम्यून सिस्टम इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप कर लिया, तो जब एक्चुअल वायरस विल अटेम्प्ट टू इन्फेक्ट द बॉडी, देयर विल ऑलरेडी बी एन इम्यून रिस्पॉन्स। इस अप्रोच से हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन काफ़ी टाइम से बनाई जा रही है, बट कोविड की इस अप्रोच से बनने वाली कोर्बेवैक्स पहली वैक्सीन होगी। तो इस वीडियो में अभी इतना ही। अभी 5 और 6 जून के करंट अफेयर्स कंप्लीट नहीं हुए हैं, लेकिन बाद का जो इसके आगे की न्यूज़ है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो सेकंड पार्ट है उसमें देखेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक्स।